दोस्तों मैं तुम लोगों के लेकर आया हूं क्लास 12th मैथ्स के गोट पीवाईक्यूज। गोट का मतलब तो समझते हो ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बेटा ये कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल हैं जो बच्चों को ट्रिकी लगे थे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बच्चे बेटा इन्हीं सवालों में फंसे थे। सिर्फ 7 सवाल होंगे तुम्हारे सामने। अगर तुम इनमें से 5 सवाल बना लेते हो तो तुम समझ लेना तुम 60 प्लस वाली कैटेगरी में हो अभी। अगर तुम 6 सवाल बना लेते हो तो तुम 70 प्लस वाली कैटेगरी में हो। और अगर तुम ये 7 के 7 सवाल फोड़ पा रहे हो बेटा तो तुम 80 आउट ऑफ 80 वाले स्टूडेंट हो, अनलेस तुम खुद से कुछ ब्लंडर कराओ एग्जाम में, कोई बहुत भारी सिली एरर कराओ, या फिर एंड में तुम अपनी कंसिस्टेंसी और मेहनत को थोड़ा सा कम कर दोगे, तब जाके बेटा तुम लोग 80 आउट ऑफ 80 से चूक जाओगे। वरना बेटा तुम्हारी प्रिपरेशन एक नंबर चल रही है। तो बेटा ये है तुम्हारे सामने पहला सवाल। सबसे पहले तो जब भी तुमको सवाल दिखे, जो भी तुमको सवाल दिखे, तुमको एनएसपी यानी कि नैन सुख प्राप्ति नहीं करनी है बेटा, कि सवाल देख के अच्छा लग रहा है सर, आंखों को अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं बना लूंगा। नहीं, सवाल को प्रॉपरली बनाओ एंड तक। अगर बना पा रहे हो एंड तक तभी बोलोगे सर ये सवाल अगर एग्जाम में आता तो मैं बना लेता। अब तुम्हारे सामने तुमको जो सवाल दिख रहा है टिपिकल सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है कि सर फंक्शन दिया हुआ है एक्स लेस देन पाई बाय 2 में ऐसा, पाई बाय 2 पे ऐसा, पाई बाय 2 से ऊपर ऐसा दिख रहा है, बोला गया कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो सर हमको पता है लिमिट लगती है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू के साथ इक्वेट कर देंगे। अब बेटा ऐसे सवाल आसान हो जाते हैं अगर लिमिट निकालना आसान हो, लेकिन अगर लिमिट निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, सवाल थोड़ा सा टिपिकल बना दे वो, तो बेटा वहां पर चीजें थोड़ी सी घूम जाती है। तो यहां पर ये सवाल गोट पीवाईक्यूज में क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि ये जो राइट हैंड लिमिट है ना, इसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल है। और आप लोगों का लिमिट निकालने में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है क्योंकि 11वीं में मेहनत तो करी नहीं है। तो चलो इस सवाल को बनाते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये वाला सवाल ऑलरेडी बना रखा है बेटा, ललकार सीरीज में मैंने ये वाला सवाल कराया हुआ है, वन शॉट में करवाया हुआ है। लेकिन जो भी बच्चे सवाल को पहली बारी देख रहे हैं, आप पॉज करिए, इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए और फिर बेटा आंसर मैच करना। तो चलो बेटा सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बेटा देखो, फंक्शन को सबसे पहले अच्छे से स्कैन करो। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी और नीचे 3 कॉस स्क्वायर एक्स है। तो चलो पहले न्यूमरेटर को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से बेटा कन्वर्ट करते हैं। ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऊपर आ जाएगा बेटा मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है दोस्त, और अब डिनोमिनेटर में देखो 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि 3 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 3 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, माइंड मत करना प्लीज। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। अब बेटा लिमिट निकाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये तो लिखना पड़ेगा आगे, है ना, पाई बाय 2 माइनस। चलो अब एक बात बताओ, इसको इससे उड़ा दूं अगर, तो अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रही है। अब यहां पे तुम जब पाई बाय 2 अप्रोच करा दोगे एक्स को तो तुमको आंसर मिल जाएगा बेटा। तो यहां पर ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा दोस्त। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस 1 3 हो गया, तो यहां पर भी 3 है, इससे ये खत्म। और नीचे बचा तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में खाली 2। तो यहां से तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1/2 के बराबर, और ये बेटा तुम्हारे पी के बराबर होगा, और यही तुम्हारा राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। तो पी की वैल्यू तुमको मिल गई 1/2। अब क्यू की वैल्यू निकालना बेटा थोड़ा सा टास्क है। तो चलो राइट हैंड लिमिट की दुनिया में घुसते हैं भाई। सबसे पहले स्कैन करो फंक्शन को। ऊपर क्या है, क्यू 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब बेटा ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है यार, अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता ना, तो सर मैं ना एक फॉर्मूला जानता हूं। कौन सा फॉर्मूला जानता हूं कि सर 1 माइनस कॉस थीटा ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है। साइन की फॉर्मेशन तो चाहिए चाहिए मेरे को, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड लिमिट भी जानते हैं। कौन सी? साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 दिस इज इक्वल टू 1। तो मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे को इसमें मैन्युपुलेशन करनी कैसे पड़ेगी भाई। मेरे को यहां पर चाहिए तो एंड में साइन ही, लेकिन मेरे को इनडायरेक्टली इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर बेटा 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मेशन करना चाहता हूं और उससे यहां जाना चाहता हूं, क्योंकि देखो बेटा डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, इसलिए तुमको साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। यहां से तुमको हैक समझ आ रहा होगा। तो बेटा अब तुम ऊपर क्या करो, ऐसा गेम खेल दो, 1 माइनस साइन एक्स को लिख दो बेटा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। कर सकते हो ना?
किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इस चीज में। और नीचे बेटा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। और यहां पर बेटा लिख दो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एज x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस। अब 1 माइनस कॉस थीटा से इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दो। अब बेटा मैं सिर्फ ब्रैकेट वाली चीज लिख रहा हूं, बाकी सारी चीज छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बेटा q और 2 को रख दो बाहर, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर। अब बेटा अगर ये थीटा है तो थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2। अब आ जाओ बेटा डिनोमिनेटर में। अब ध्यान से देखो, साइन के आगे जो है वही तुमको डिनोमिनेटर में चाहिए होता। मतलब तो इतना सा है सर कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बनाने का है डिनोमिनेटर में। यहां पर स्क्वायर है बेटा, अगर मैं तुमको बोलूं पाई माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2x, यहां पर इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैं बोलूंगा अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। अब बेटा ये पहले वाले को और दूसरे वाले को देखो, क्या ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ही नहीं है? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2q साइन स्क्वायर है बेटा, तो यहां पर साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और नीचे आपको यही चीजें मिल रही हैं जो साइन के आगे एंगल है, यहां पर और यहां पर। अब एक बात बताओ, x को क्या अप्रोच करवाना है, पाई बाय 2। अब जब यहां पे तुम x को पाई बाय 2 अप्रोच करवाओगे तो देखो क्या ये साइन 0 बाय 0 वाला फॉर्म नहीं जा रहा जो यहां पर ही आता है। तो तुम्हारा ये वाला चीज और ये वाला चीज 1 हो जाएगा, 1 टाइम्स 1 1। तो तुम्हारे पास यहां से आएगा क्या, इस 16 को मत भूलना बेटा, ठीक है, 16 भी था यहां पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा q बटे 8। तो q बटे 8 तुम्हारा बेटा 1 बटे 2 के बराबर होना चाहिए। तो q की वैल्यू आ गई 4। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा का पूरा गेम खेलना, ये मैनिपुलेशन, ये आसान नहीं है। अगर आपने इस टाइप के सवाल नहीं कर रखे हैं पहले तो एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है, ये गोट पीवाईक्यूज में क्यों है बेटा, एक तो ये बहुत ज्यादा बारी रिपीट हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को दिक्कत होती है, चाहे आप ये वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम से पहले बना के भी जा रहे हो, फिर भी एग्जाम में बेटा प्रेशर में ना ये वाली चीजें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए ये एक ट्रिकी सवाल में गिनता हूं मैं। क्या कह रहा है सवाल, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is this। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सिचुएशन को क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। सबसे पहले एक अपन लोग ऐसे कोन बनाएंगे, ठीक है, आप लोग अलग से करिए बेटा, पॉज करके प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर हम लोग एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना चाह रहे हैं। चलो कर देते हैं, ऐसे प्यारा सा सिलेंडर इसके अंदर बना देंगे। लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि भाई ये मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये जो सिलेंडर का हाइट है इट शुड बी 1/3 टू द हाइट ऑफ द कोन। ये अपने को प्रूफ करना है। तो बेटा देखो, तुमको हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है ना h। सबसे पहले ऐसे सवालों में जो चीज गिवन होती है ना उस चीज पे फोकस करा करो। और बेटा सेमी वर्टिकल एंगल कैसे हम लोग यहां पे बनाएंगे, ये वाला एंगल ही तुम्हारा सेमी वर्टिकल एंगल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोन की हाइट को ले लेता हूं h डैश, ठीक है, ऐसे ऐसे कोन की हाइट को अगर मैं h डैश ले लूं तो मेरे को प्रूफ क्या करने का है, h डैश इज इक्वल टू h बाय 3। अब बेटा मेरे को h डैश को तो लेना ही है क्योंकि उसी से रिलेटेड रिजल्ट मेरे को प्रूफ करना है, और मेरे को h भी चाहिए, अल्फा भी मेरा नोन है। अब अगर आप वॉल्यूम लिखोगे, जिससे मतलब है वॉल्यूम फंक्शन लिखोगे इस सिलेंडर का, तो वो क्या बनेगा, मान लो बेटा ये वाला रेडियस है r, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस है r, तो पाए r स्क्वायर h डैश हो जाएगा। लेकिन ये r सर अपने आप ही लाए हो ना तुम, तो इसको हटाना पड़ेगा। मेन टास्क यही है, इसके बाद सवाल बहुत आसान हो जाता है। अब इस r को कैसे हटाओगे, यही सवाल है बेटा। तो अब तुम लोग ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है छोटू सा, इसमें एक बात बताओ, ये जो है इसको अगर तुम r बोल रहे हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये h माइनस h डैश नहीं हो जाएगा, h माइनस h डैश।
अब फटाफट से मेरे को बताओ कि R अपॉन H माइनस एच डैश क्या tan अल्फा के बराबर नहीं होगा? तो क्या R तुम लोग यूजिंग दिस रिलेशन तुम्हारे गिवन चीजों के अंदर और जो चीज रिक्वायर्ड है H डैश उसकी टर्म्स में चेंज कर दोगे? बस सवाल में अब इसके बाद कोई जान नहीं है बेटा। पाए और यहां पर है देखो tan, अब इसका स्क्वायर करना है, R का स्क्वायर करना है तो H माइनस एच डैश tan अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो tan स्क्वायर अल्फा में पहले ही बाहर ले रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स हो गई। अब अंदर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा मेरे पास H माइनस एच डैश का स्क्वायर और इसके साथ साथ एक और H डैश। बस अब तुमको क्या करना है बेटा, dv बाई डी एच डैश निकालना है। इसको तुम लोग डिफरेंशिएट कर लोगे, यूवी रूल लग जाएगा भाई बड़े प्यार से तुमसे, या फिर इसको ओपन अप करके भी तुम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो। यूवी रूल लगा लेना, डिफरेंशिएट करोगे उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो बेटा यही चीज तुमको आती हुई दिखाई देगी, प्रूव हो जाएगा बड़ी इजीली। उसके बाद ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ये है तो क्या करोगे, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे और फिर एच डैश की वैल्यू h/3 डालोगे, इस वाली वैल्यू पे बोलोगे कि सर d2v बाई डी एच डैश टू डी एच डैश का स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है अपने लिए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो अपने को पता चल गया कि यहां पर इस वाले फंक्शन में अगर मैं एच डैश की जगह h/3 डाल दूं तो मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगी और आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर कहानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये आपका गोट पीवाईक्यूज में क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि यहां पर दो आपके पेन पॉइंट्स इन्वॉल्व कर देता है वो। एक तो बेटा सबसे पहले यहां पे फंक्शन को ब्रेक कैसे करूं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो इस में कैसे ब्रेक होगा इस रेंज में, और उसके बाद यहां पे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। दोनों चीजें ही तुम्हारे पेन एरियाज हैं। तो सबसे पहले तो बेटा तुमको समझना पड़ेगा कि इसको ब्रेक कैसे करोगे। अब बेटा ये x cos पाई एक्स की तरह भी खुल सकता है और माइनस x cos पाई एक्स की तरह भी खुल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि बेटा ये जो फंक्शन है अंदर कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव होगा। 0 से 3/2 का गेम है। आप एक बात बताओ, 0 से 3/2 में x तो आपका हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, है ना? सिर्फ और सिर्फ इसको देखो बेटा, अभी ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अब cos पाई एक्स की साइन पे डिपेंड करेगा कि इसका साइन क्या होने वाला है और ये फंक्शन फिर कैसे खुलेगा। अब एक बात बताओ, cos पाई एक्स है 0 से 3/2 है, तो अगर 0 से π/2 जाऊं यानी कि यहां पर हो जाएगा x की जगह 0 से 1/2 जाऊं, सॉरी π/2 की बोल रहा हूं। अगर आप 0 से 1/2 जाओगे तो ये cos π/2 या फिर उससे छोटा रहेगा, तो ये आपका cos 0 से cos π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। तो आपको समझ आ रहा है कि x cos पाई एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। कहां पर बेटा, 0 से लेके 1/2 वाले गेम में। और अब उसके बाद बेटा जैसे ही तुम 1/2 से 3/2 में जाओगे तो अब सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाली कहानी आएगी, जहां पे यही चीज क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब तुमको समझ आया कि इसको तुम ब्रेक कैसे करोगे। ये इंटीग्रल को ब्रेक करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 0 से 1/2 में x cos π/x पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही खुलेगा। और फिर 1/2 से 3/2 में इसको कैसे लिखोगे बेटा, यहां पर अब तुमको एक माइनस साइन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, dx माइनस और यहां पर हो जाएगा x cos पाई एक्स dx। अब बेटा अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी भी अच्छी खासी मेहनत करनी है तुमको। अब तुम क्या करोगे बेटा, इसको तुम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको तुम लोग सेकंड फंक्शन मान लो, बाय पार्ट्स लगाओ यहां पर और फिर तुम लोग अपने लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। बाय पार्ट्स मैं तुमको यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल के लिए लगाना सिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को एक बार रिविजन हो जाए, फाइनली लिमिट्स निकाल के तुम लोग आंसर निकाल लोगे। तो हमारा पर्पस है बेटा इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। ठीक है, इसको मैं एक इंडेफिनिट के सवाल की तरह सॉल्व कर रहा हूं, cos पाई एक्स dx। तो इसको बेटा फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको अपन ने सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, पहले वाले को बोलो तू बाहर रह और उसको तुम लोग इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो यहां पे पाई नीचे लगा दो, यहां पर आ जाएगा साइन पाई एक्स माइनस, फिर यहां पर x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा और बेटा ये वाली चीज यहां पे लिखोगे अगर तुम,
ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे लिखोगे तो एक काम करो, 1/पाई यहाँ ले लो और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स का इंटीग्रल। यही चीज बेटा कैसे लिखी जा सकती है अब, x/पाई साइन पाई एक्स, और देखो इसका इंटीग्रल करोगे तो बेटा 1/पाई कॉस पाई एक्स विद माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 1/पाई इंटू 1/पाई यानी कि 1/पाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहां पर आ जाएगा कॉस पाई एक्स बस, और प्लस सी लग जाएगा यहां पर। लेकिन आप लोगों को पता है अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, यही यहां पर 0 और 1/2 और यहां पे 1/2 और 3/2 वाला गेम खेल लेना, इसी के अंदर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैंने तुमको इंटीग्रल सॉल्व करना सिखा दिया, बाय पार्ट्स रिवाइज करवा दिया। चलो भाई चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ओ हो माशाल्लाह, बड़ा ब्यूटीफुल सवाल है बेटा, प्रोबेबिलिटी देखते वैसे ही तुम्हारी आंखें चमक जाती है। A bag A contains 4 black and 6 red balls and bag B contains 7 black and 3 red balls. A die is thrown, पासा फेंका गया बेटा, शकुनी मामा बन जाओ थोड़ी देर के लिए। If 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen. Otherwise, bag B is chosen. If 2 balls are drawn at random without replacement from the selected bag, find the probability of one of them being red and another black. बेटा इसमें सबसे पहले तो ट्रिकी चीज क्या है, सबसे पहले ट्रिकी चीज ये है कि समझना कि यहां पर तुमको ना कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है, तुमको ये बोला गया कि भाई 2 बॉल्स निकाली जाएंगी, ठीक है, उसमें से एक तुम्हारे पास रेड होनी चाहिए, एक तुम्हारे पास ब्लैक होनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर पहले ब्लैक निकल जाए बाद में रेड निकले, पहले रेड निकल जाए बाद में बेटा ब्लैक निकले, तो मतलब हमको केसेस लेके चलना पड़ेगा इसमें। तो अब इस सवाल को बेटा तुम लोग कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर केसेस बना के उनको ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कहानी देख लेते हैं कि बैग ए में क्या क्या चीजें हैं। तो बेटा अपने पास 4 ब्लैक हैं और 6 रेड है। सिमिलरली बेटा बैग बी में अपने पास 7 ब्लैक हैं और 3 रेड है। अब अपने को करना क्या है, इफ 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen. If other numbers appear, then bag B is chosen. तो बेटा बैग A को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/6 यानी कि 1/3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रॉपरली लिखना पड़ेगा एग्जाम में बेटा कि लेट E1 बी द इवेंट की इसको चूज करा गया है, E2 बी द इवेंट, तो पूरी कहानी करनी पड़ेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है आपका, ठीक है। यहां पर बेटा ये चूज हो जाए, बैग बी चूज हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। तो अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 1 रेड और 1 ब्लैक की निकालनी है। कैसे लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे ऐसे कि मान लो बैग ए चूज हो जाता है 1/3, बैग ए चूज हो जाता है, अब एक रेड और एक ब्लैक चूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे बेटा, देखो सबसे पहले तो टोटल 10 बॉलें हैं, 10 में से 2 बॉलें चूज करनी है, ठीक है। कैसे लगाते हैं कॉम्बिनेशन, इसी सवाल को मैंने अपने प्रोबेबिलिटी वाले वन शॉट में या तो ललकार सीरीज में मैंने तुमको कॉम्बिनेशन के बिना भी करना सिखाया, ठीक है। मैं अभी भी तुमको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, हिंट दे दूंगा। देखो 10 में से तुमको 2 बॉल चूज करनी है यानी कि 10C2, एक रेड और एक ब्लैक चाहिए अपने को, मतलब तुम्हारे प्रेफर्ड केसेस क्या हो जाएंगे बेटा, 4C1 टाइम्स 6C1। बेटा देखो जब तुम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हो ना तो तुम सारे के सारे ही केसेस ले लेते हो अपने आप ही, और जब तुम इस सवाल को नॉर्मल तरीके से करोगे तो तुम लोग कैसे करोगे मैं बता देता हूं कि तुम लोग ऐसे करोगे कि पहले ब्लैक ले ली और फिर रेड ले ली। जैसे ब्लैक लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा, 4/10, और फिर विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखना, फिर तुम्हारे पास रेड लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/9। अब तुम इसमें ऐड करोगे कि पहले मैंने रेड ली है यानी कि 6/10, और फिर तुम लोग बोलोगे कि अब हमने ब्लैक ली है 4/9। तो देखो बेटा यहां पर भी 24/90 है, यहां पर भी 24/90 है, तो तुम वहां पे इंटू 2 कर देते थे, और यही चीज बेटा ऑटोमेटिकली यहां पर हो जाती है जब तुम कॉम्बिनेशन यूज करते हो। ये चीज को ध्यान से समझना। प्लस फिर दोबारा यहां पर आएगा बेटा 2/3, मतलब बैग बी को चूज किया गया है, और अब एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकाली जा रही है। तो बेटा अगेन यहां पर सम क्या है, 7 ब्लैक थी और 3 रेड थी, मतलब 10 में से 2 चाहिए अपने को, और एक ब्लैक और एक रेड चाहिए यानी कि 7C1 मल्टीप्लाइड बाय 3C1। बस इसको सॉल्व करने का है अपने को। तो बेटा ये हो गया 24/3
तो ये हो गया 8 और 10c2 किसके बराबर होता है बेटा 45। ठीक है, प्लस ये हो गया 2/3 और 7 × 21, 21 और यहां है 3 तो 7, 14/45। तो आंसर आएगा बेटा आपके पास 14 + 8 यानी कि 22/45। ये इस सवाल का उत्तर है, मैच कर देना। ठीक है, चलो। ओ हो, क्या लाजवाब सवाल है भाई, बहुत मजेदार सवाल है बेटा। ऐसा सवाल बच्चों को फंसाता ही फंसाता है। ऐसा सवाल मैंने अपनी लाइफलाइन सीरीज में, ललकार सीरीज में भर भर के कराया और तुमको हैक भी बताया। देखो बेटा, e⁻x टाइप का कुछ दिख रहा है और सामने बहुत ही गंदा सा फंक्शन दिख रहा है। अगर तुम इसमें बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन तुम लोग अगर ये वाली चीज ध्यान में रखो, मैंने बोला है ना, जब भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे और साथ में कुछ भयंकर सा दिखे जो नहीं समझ आ रहा है, तो तुम लोग यहां पर आया करो। e⁻x fx + f' वाला फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन का? बस सबसे पहले अब हमको इंटीग्रैंड को इस टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रैंड मतलब यहां पर जो इंटीग्रल साइन के बाहर है। तो अब बेटा सबसे पहले तो e⁻−x/2 और यहां पर e⁻x होता है। तो सबसे पहले कहानी तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि -x/2 को t पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां से आपका बेटा dx किसके बराबर आ जाएगा? -2 dt के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो, तो अब हमारा यहां पे इंटीग्रल कैसा दिखेगा बेटा? e⁻t और यहां पर हो जाएगा, ठीक है, dx की जगह बेटा -2 dt, तो -2 यहां रख दिया, dt को यहां रख दो, और यहां पे √1 अब बेटा x की जगह क्या डालोगे? -2t डालोगे। देखो यहां से x की वैल्यू क्या है? -2t है बच्चा। तो 1 - साइन ऑफ -2t हो जाएगा। अब साइन ऑफ -x किसके बराबर होता है? माइनस साइन x के बराबर। तो माइनस तुम बाहर निकालोगे तो 1 + साइन 2t हो जाएगा ये। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बेटा? 1 + कॉस ऑफ -2t। कॉस ऑफ -x इज कॉस ऑफ x। तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा 1 + कॉस 2t। अब 1 + साइन 2t देखते ही तुमको कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा? अरे सर आपने बहुत बारी बताया हुआ है, अगर इस 1 को मैं sin² t + cos² t और इसको 2 sin t cos t की तरह देख लूं, तो सर ये तो a + b का होल स्क्वायर बन जा रहा है। तो ये जो है ना, ये और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, a⁻t -2 इसको बाहर रखो। यहां पर जो रूट के अंदर बनेगा वो और कुछ नहीं बनेगा, sin t + cos t का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक काम करो, रूट को हटा के डायरेक्टली लिख रहा हूं, sin t + cos t। ठीक है, और नीचे देखो 1 + cos 2t। अरे सर पता तो है 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² t dt। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अब देखना यहां पर -2 e⁻t, ऊपर sin t + cos t है, नीचे 2 cos² t है। चलो एक काम करो, यहां पर इस 2 को वहां पे खत्म कर दो। ठीक है, हो गया खत्म, माइनस बाहर रह गया बस। अब ब्रैकेट के अंदर चीजें देखना कैसी दिख रही है। sin t / cos² t, तो एक cos ऊपर मतलब sec बन जाएगा और sin / cos tan बन जाएगा, यानी कि sec t tan t प्लस क्या बनेगा यहां पे? cos / cos² यानी कि sec t। हाँ जी, अंदर fx + f' दिख गया, सवाल सवाल हो गया, इस वाले फॉर्मेट में आ गया। इसका आंसर क्या होता है? इसका इंटीग्रल क्या होता है? e⁻x fx + c। बस सवाल खत्म तुम्हारा। ठीक है दोस्त, sec t का डेरिवेटिव ही तो है ये, sec t tan t। सवाल खत्म। अरे भाई क्या लाजवाब सवाल है बेटा। तो ये सवाल ना तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में था 2023 और 24 के। सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो ऑफिशियल सवाल होते हैं बेटा, उनको भी मैं पीवाईक्यूज की तरह ही काउंट करता हूं। लाजवाब सवाल था बेटा, वेक्टर की बेस्ट एप्लीकेशन है इस सवाल में। देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा, 3 लोग ABC ना टग ऑफ वॉर का गेम खेलते हैं। ठीक है, ए बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और उसकी फोर्स F1 कुछ ऐसी दिख रही है, 6I + 0j। बी जो है बेटा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और उसकी फोर्स कैसी दिख रही है बेटा? F2 - 4I + 4j।
और C इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और उसकी फोर्स कैसे दिख रही है बेटा, -3I -3J। आपको इस सवाल के जो सॉल्यूशंस दिखेंगे ना बहुत लेंदी दिखेंगे बेटा। मैं जो आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं वो बेस्ट है। आप लोगों को बेटा यहां पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को यूज करना है। एक नंबर तरीका है वो इस सवाल को सॉल्व करने का। सबसे पहले देखो बेटा, सोचो कि आप लोगों का, आप सोचो कि ए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये है मेरी एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो, और उसको सामने अपोज करने के लिए बी भी खड़ा है और सी भी खड़ा है बेटा। अब आप देखो, ऐसे ही सी को लग रहा होगा यार ये दोनों उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बी को लग रहा होगा ये दोनों उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको ए दिख रहा है कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसका फोर्स, आप लोगों को सी और बी को रिजॉल्व करना है। सी को ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो और बी को इसी डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। तो सारी की सारी चीजों को ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर दो सबसे पहले। तो बेटा अगर मैं बात करूं, ये मेरा वो पॉइंट है जिसको पुल करने की कोशिश करी जा रही है, रिंग को। यहां पे बेटा ए लगा रहा है इस डायरेक्शन में 6I, ठीक है। उसके बाद जो बी है बेटा, उसका कंपोनेंट देखो, एक यहां फेंकोगे तुम और एक नीचे फेंकोगे। नीचे वाला कंपोनेंट क्या है बेटा, 4J है। कंफ्यूज मत होना कि सर ये -4 होना चाहिए, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ वैसा ही लोगे तुम लोग, ठीक है। 4J है। अब यहां पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड में उसका क्या है, -4I का प्रकोप है, ठीक है। अब जो हमारा C है उसका बेटा लेफ्ट हैंड साइड में है -3I, और ऊपर है बेटा क्या, कितना, -3J। सबसे पहले तो देखो, जो B और C है इस वाली डायरेक्शन में लड़ रहे हैं, A को मतलब नहीं है उससे कुछ भी। तो अब एक बात बताओ, यहां पर कौन जीतेगा? जो B है बेटा वो अपनी तरफ एक J के उससे जीत जाएगा, है ना। जब इसको आप लोग रिजल्टेंट लिखोगे वर्टिकल में तो आपको एक छोटा सा ऐसा दिखेगा J, है ना, +4 और -3 है इसलिए। और हॉरिजॉन्टल में देखो, यहां पर बेटा 6 है और यहां पर बी और सी का कंबाइन हो गया -7। तो मतलब कहानी लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगी -I की। अब एक बात बताओ, मतलब रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो तो यहां पर बच रहा है और यहां पे बच रहा है, मतलब इसका रिजल्ट बी की साइड में जाएगा। मतलब जीतेगा कौन दोस्त? बी जीतेगा। अब इसको आपको बस अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है बढ़िया से, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहां पर बेटा एक और सवाल भी आया हुआ था कि आपको इन सब का रिजल्टेंट बताना था, तो रिजल्टेंट बताने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताना था। तो बेटा आप कुछ नहीं करोगे, तीनों के तीनों फोर्सेस को ऐड करोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। चलो भाई, ये तुम्हारा 7वां सवाल है और देखो इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये मेरा फेवरेट सवाल है बेटा पूरी की पूरी क्लास 12th मैथ्स में। अगर तुम मेरे को बोलोगे ना कि सर हमको अपना चेक करना है कि हम लोग कितने पानी में हैं, तो मैं तुमको प्रोबेबिलिटी का ये वाला सवाल दूंगा। लाजवाब सवाल है। इस सवाल को तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे बेटा। 6 सवाल मैंने बनवा दिए हैं, 7वां तुम खुद से करोगे। सर हम सॉल्यूशन कहां देखेंगे? तो बेटा देखो, मैंने ये वाला सवाल अपनी ललकार सीरीज में करा रखा है, ठीक है। तुम लोगों को ललकार सीरीज में जाना है, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर मैं तुमको टाइम तक बता देता हूं, 41st मिनट पे तुमको ये वाला सवाल सॉल्व होते हुए दिखाई देगा, वहां से तुम लोग इसका सॉल्यूशन चेक कर देना, ठीक है। अब तुम लोगों को बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि तुम लोग इन 7 सवालों में से कितने सवाल बना पाए। और ये लेक्चर तुमको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे यूनिक सेशन जो आपके लिए एक्चुअली यूजफुल हैं सिर्फ इस ही चैनल पे मिलेंगे क्लास 12th मैथ्स के लिए। जय हिंद दोस्तों।